हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में आज से हॉकी का रोमांच। पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाने भिड़ेंगी 8 टीमें। झारखंड की इन बेटियों का दिखेगा जलवा। 13 जनवरी यानी आज से रांची में हॉकी का फीवर सिर चढ़कर बोलेगा। रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जब 8 टीमें उतरेंगी तो इरादा केवल एक होगा, पेरिस ओलंपिक का टिकट। 13 जनवरी से भारत सहित 8 महिला टीम जब मैदान में होंगी तो हॉकी का रोमांच चरम पर होगा। खिलाड़ियों की निगाहें गेंद पर होगी तो वहीं दर्शक खिलाड़ियों की रफ्तार, स्किल और चपलता पर नजरें बनाए रखेंगे। रांची का मोहराबादी मैदान आज से अगले एक हफ्ते तक हॉकी प्रेमियों की भीड़ से गुलजार रहेगा। स्टेडियम में एंट्री फ्री है, इसलिए भी दर्शकों की बड़ी संख्या में लाइव मैच का लुत्फ उठाने के लिए आने की उम्मीद है। मैच देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगने वाला है, इसलिए स्टेडियम में सीटें पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर मिलेगी। टीम इंडिया सहित दुनिया भर की दिग्गज महिला हॉकी टीमें करीब एक हफ्ते पहले रांची पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया है और प्रैक्टिस मैच के जरिए अपनी तैयारियों को भी परखा है। कई प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद टीमें को अब अंदाजा भी हो गया कि कहां कसर रह गई और किस मोर्चे पर वे विरोधी से बेहतर हैं। FIH ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने के लिए इंडिया, अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, चिली और चेक रिपब्लिक की महिला हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है। रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में अलग अलग वक्त पर टीमें अभ्यास में जुटी है। झारखंड से अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। जाने रूट और कब से होगा परिचालन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जारी है। अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए राजनीतिक, खेल, शिक्षा, साहित्य जगत की कई हस्तियों, वैज्ञानिकों, साधु संतों और भगवान श्री राम में अनोखी आस्था रखने वालों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। कई श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े हैं। अयोध्या जाने वाली ट्रेन में सीटें फुल हो गई है। देश की एक बड़ी आबादी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आतुर है। ऐसे में देश भर से करीब 500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से कई ट्रेनों का परिचालन झारखंड से भी किया जा रहा है ताकि झारखंड के भी अधिक से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर सके। झारखंड के अयोध्या के लिए ट्रेन के परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में मुख्यालय के अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड को अयोध्या के लिए ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें ट्रेन के लिए प्रस्तावित रूट टाटा से राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, गया, DDU, मुगल सराय होते हुए अयोध्या रखा गया है। ट्रेन की समय सारणी और परिचालन की तिथि को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। 27 जनवरी को झारखंड आएंगे PM मोदी। इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा पर होगा। PM के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को बीजेपी ने बैठक बुलाई थी। बैठक में PM कार्यक्रम को लेकर सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी कि 27 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे। इनकी आम सभा 2 बजे से होगी। PM नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में होगा। इस आयोजन को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री 13 जनवरी को धनबाद आने वाले थे, लेकिन वह दौरा रद्द हो गया था। PM सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना हर्ल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले थे। इसे लेकर बीजेपी द्वारा युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंच गए थे। वहां वो 3 लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा सांसद, विधायक, पूर्व विधायक से मुलाकात कर कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारी सौंपने वाले थे, लेकिन इससे पहले यह दौरा रद्द हो गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। कोहरे के बाद बारिश के आसार। मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 17 व 18 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान की माने तो 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा।
मौसम शुष्क रहेगा। मकर संक्रांति पर मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि 13 से 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत राज्य के छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य के सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। योजना के तहत यूजीसी नेट, CSIR नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 रुपये प्रति माह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22,500 रुपये प्रति माह 4 साल तक दी जाएगी। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1,500 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की शिक्षण सहायता दी जाएगी। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाएगा शिक्षण ऋण। प्रधान सचिव ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। शिक्षण अवधि तक लोन की EMI नहीं देनी होगी। EMI कोर्स पूरा होने के बाद ही देय होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना, UPSC, JPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 2,500 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड से 12वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में 27,000 विद्यार्थी को लाभ मिलने की उम्मीद है। छात्राओं के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। पुरवार ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना है। इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता एवं डिग्री के लिए 30,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी। चतरा में नक्सलियों का उत्पात, दहशत फैलाने के लिए सड़क निर्माण के दौरान की फायरिंग। झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिले के करील गढ़वा कुंदा पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों ने धावा बोल दिया। इलाके में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अचानक शुरू हुई फायरिंग से मजदूरों में हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद CRPF जवान मौके पर पहुंची। CRPF जवान के पहुंचने की सूचना के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। जवानों ने उन्हें काफी दूर तक खदेड़ा, लेकिन वे भागने में सफल रहे। सुरक्षा बल घेराबंदी कर छापेमारी में जुट गई है। मामला चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के करील गढ़वा इलाके की है। यहां दहशत फैलाने और लेवी वसूली के नियत से नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची है। करीब 10 की संख्या में वर्दी में नक्सली हथियार से लैस होकर कार्यस्थल पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन पर फायरिंग की। सड़क निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूर काफी दहशत में हैं। CUJ में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर बोले राज्यपाल CP राधाकृष्णन। केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के चेड़ी मनातू स्थित अस्थायी परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसे लेकर विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। 10 फीट ऊंची पत्थर की यह प्रतिमा राजस्थान से बनकर आई है। उसमें स्वामी विवेकानंद गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं और बाएं हाथ में किताब है। इसे CUJ के प्रशासनिक भवन के सामने स्थापित किया गया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि देश के युवा भारत के सुनहरा भविष्य हैं। उन्हें स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में स्वामी जी के आश्रम में लंबा वक्त बिता चुके हैं, जिसका नतीजा है कि आज राष्ट्र के पास सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय को रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़क की
जर्जर हालत पर चिंता जताई और विश्वविद्यालय को भरोसा दिलाया कि इसे दुरुस्त करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, झामुमो के साथ मिलकर झारखंड को लूटती है कांग्रेस। हेमंत सरकार के 4 साल बदहाल। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर झारखंड की हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विधि व्यवस्था के मोर्चे पर घेरते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड में सामाजिक आर्थिक विभेद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशक से जब भी मौका मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने इसके लिए झामुमो रिश्वत कांड, मधुकोड़ा शासन और मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार का उदाहरण दिया है। इस दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अर्बन नक्सली मानसिकता बता दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड की तरह ही तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का यही पैटर्न है। झारखंड में अवैध खनन और जमीन घोटाला पर हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी अधिकार और निजी स्टाफ सीधे तौर पर शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सीधे तौर पर खनन घोटाले में शामिल थे। उनकी करीबी रही IAS अधिकारी पूजा सिंघल को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने कहा कि रांची में आर्मी की जमीन सहित शहर के 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री की गई है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जमीन घोटाला केस में 7 समन जारी किए जाने के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हठधर्मिता कर रहे हैं। बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में ईडी के समक्ष पेश हुई प्रीति कुमार सीनियर IAS की है पत्नी। झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार शुक्रवार को ईडी प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश हुई। वह करीब 1 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी। रांची के बरियातो स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में उनसे पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारियों ने अस्पताल की जमीन को लेकर उनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि ईडी ने समन जारी कर उन्हें 3 जनवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन बाहर रहने का हवाला देकर उन्होंने समय की मांग की थी। इसके बाद 12 जनवरी को उन्हें हाजिर होने को कहा गया था। झारखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार शुक्रवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुई। ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में प्रीति कुमार करीब 1 बजे पेश हुई। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को जानकारी दी कि बर्लिन अस्पताल रांची के बरियातू रोड में है। इस अस्पताल से वे जुड़ी हुई है। झामुमो कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे अधिकारी समझ ले, कैबिनेट सचिव के ईडी को पत्र पर बोले बाबूलाल मरांडी। प्रवर्तन निदेशालय को कैबिनेट सचिव वंदना दादल की चिट्ठी मामले में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड की ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है। बाबूलाल मरांडी ने किसी का नाम नहीं लिए बगैर कुछ नौकरशाहों पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। चेतावनी भरे लहजे में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में बाधा डाल रहे अधिकारी या समझ ले कि कानून के हत्थे चढ़े तो जमानत मुश्किल हो जाएगी। दरअसल कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने अवैध खनन केस में सीएम के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को समन मामले में ईडी को पत्र लिखकर जानना चाहा कि इसकी वजह क्या है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा कि कैबिनेट सचिव के पत्र से स्पष्ट हो गया कि हेमंत सरकार आधिकारिक रूप से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन जी सिर्फ भ्रष्टाचारियों को ईडी से बचाने का ही नहीं बल्कि झारखंड में हुई महालूट की जिम्मेदारी लेने का आधिकारिक पत्र भी जारी कराएं। झामुमो कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे, न्यायिक प्रणाली में बाधा डाल रहे कुछ अधिकारी यह समझ ले कि यदि एक बार हत्थे चढ़ गए तो फिर जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में झारखंड 16वें स्थान पर, जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का मिला अवार्ड। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जारी अखिल भारतीय रैंकिंग में झारखंड को 16वां रैंक मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में झारखंड के 2 शहर रांची व धनबाद है। रांची इस श्रेणी में 32वें नंबर पर है, जबकि धनबाद का रैंक 40 है। वहीं झारखंड में लोहनगरी जमशेदपुर
को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 25,000 से ज़्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन नगर निगम के रूप में सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन झारखंड और राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने राज्य भर से पहुंचे निकाय कर्मियों, खासकर राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त नगर प्रशासकों, कार्यपालक पदाधिकारियों और नगर प्रबंधकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग का तौर तरीका बदला है। ऐसे में हमें सफाई के साथ साथ स्ट्रेटेजी के साथ कुछ अन्य बिंदुओं पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे शहरों को गार्बेज फ्री स्टार रैंकिंग और ODF++ प्राप्त करने की जरूरत है, तभी हम देश के अव्वल शहरों का मुकाबला कर पाएंगे और झारखंड के शहरों को अव्वल नंबर पर ला सकेंगे। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को विष्णु अग्रवाल को उपस्थित होना होगा। निचली अदालत में 1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड जमा करने होंगे। इसके अलावा ईडी की अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना है। वहीं गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त भी कोर्ट ने रखी है। जानकारी हो कि बरियातू में 1 एकड़ की जमीन खरीद मामले में विष्णु अग्रवाल जेल में बंद थे। 18 सितंबर 2023 को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर चेसायार होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। जांच के क्रम में ईडी ने पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदल दिया गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय ने यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी। झारखंड में 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस। रघुवर दास सरकार के कैबिनेट के 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े केस में एससीबी ने शिकायतकर्ता पंकज यादव को नोटिस किया है। शिकायतकर्ता पंकज यादव को पत्र मिलने के 1 सप्ताह के भीतर एससीबी कार्यालय में उपस्थित होकर गवाही देने का अनुरोध किया गया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि नीलकंठ सिंह मुंडा मामले में गवाही के लिए पत्र भेजे जाने के बाद भी आप नियमित समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी और नीरा यादव के खिलाफ पंकज यादव ने ही एससीबी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी। इस मामले में सरकार के आदेश पर पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एससीबी पीआई दर्ज कर जांच कर रही है। एससीबी ने 5 पूर्व मंत्रियों के मामले में अलग अलग जांच शुरू की है। पूर्व में नीलकंठ सिंह मुंडा से जुड़े मामले में भी एससीबी ने पंकज यादव का पक्ष मांगा था, लेकिन तब वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अब नए सिरे से पंकज यादव को एससीबी ने नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश शिकायतकर्ता को दिया गया है। कानून के सामने सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को सरकार दे रही तोहफे, लीज पर दी जा रही 4-4 डेसिमल जमीन। लंबी प्रतीक्षा के बाद आत्मसमर्पण करने वाले 9 उग्रवादियों को जमीन का पट्टा दिया गया। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक को 4-4 डेसिमल जमीन मुहैया कराया गया। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को जिले में पहली बार नीति के तहत जमीन उपलब्ध कराई गई है। योजना से लाभान्वित होने वाले कुछ ने वर्ष 2015 में आत्मसमर्पण किया था। समर्पण करने के बाद से जमीन के लिए भटक रहे थे, लेकिन पट्टा मुहैया नहीं कराया जा रहा था। हालांकि योजना के तहत दूसरा लाभ मिल चुका था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया था। तकनीकी अड़चनों के कारण परेशान थे। इसी क्रम में उपायुक्त अब्बू इमरान से मिलकर फरियाद किए। डीसी ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को त्वरित गति से मामले का निष्पादन का आदेश दिया। कहा कि आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाला जमीन का पट्टा की संचिका स्थापित करे, ताकि नीति का लाभ उन्हें मिल सके। जिन उग्रवादियों को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है,
हॉर्स ट्रेडिंग केस में रघुवर दास, अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को क्लीन चिट। राज्यसभा चुनाव 2016। हॉर्स ट्रेडिंग केस में पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्पेशल ब्रांच के तत्कालीन एडीजी और वर्तमान में सीआईडी सह एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार को क्लीन चिट दे दी है। हटिया के डीएसपी सह अनुसंधानकर्ता राजा मित्रा ने केस का अनुसंधान पूरा कर लिया है। अनुसंधान में साक्ष्य नहीं मिले हैं। डीएसपी ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है। आईओ ने यह कार्रवाई अनुसंधान में आए तथ्यों, गवाहों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट और विधि विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर की है। गृह विभाग के अपर सचिव ने मार्च 2018 में रांची के जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। यह केस 5 साल से ज़्यादा समय तक चला। मामले में कोई सबूत नहीं मिलने के बाद रांची पुलिस ने महाअधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है। राय मिलने के बाद रांची के सिटी एसपी ने साक्ष्य के अभाव में केस बंद करने का आदेश केस के आईओ को दिया है। 2016 में राज्यसभा चुनाव के बाद तत्कालीन जेबीएम अध्यक्ष, अब झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। उस कथित टेप में तत्कालीन स्पेशल ब्रांच एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव थे। इनके बीच बातचीत की बात सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग ने एफआईआर का आदेश दिया था। गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब मामला दर्ज किया था। राज्यसभा चुनाव 2016 मामले में 26 मार्च 2016 को तत्कालीन स्पेशल ब्रांच एडीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के आदेश पर इन दोनों के खिलाफ चुनाव प्रभावित करने से जुड़ी गैर संज्ञेय धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हरकत में आई सरकार, देवघर एयरपोर्ट की मुआवजा राशि 2.42 करोड़ स्वीकृत। देवघर एयरपोर्ट की मुआवजा राशि के मामले में हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिए जाने के बाद भी मुआवजा राशि भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 4 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की थी। मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने के बाद राज्य सरकार ने 11 जनवरी को एयरपोर्ट की मुआवजा राशि 2.42 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत कर दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते को पत्र लिखकर कहा था कि 20 दिसंबर को उनके याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को देवघर एयरपोर्ट के आसपास 7 मकानों के ऊपरी हिस्से को तोड़ने से प्रभावित मकान मालिकों को तय मुआवजा में 25% बढ़ोतरी कर 1 महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया था। 20 जनवरी से पहले भुगतान दिए जाने के बाद ही मकान तोड़ा जाना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। साथ ही मकान खाली कराने की कोई प्रक्रिया भी नहीं की गई है। सांसद ने मुख्य सचिव से कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार को जल्द मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, नहीं तो कोर्ट का अवमानना का दोषी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द भुगतान होने से एयरपोर्ट का तकनीकी यंत्र ILS समय पर चालू करने की प्रक्रिया हो पाएगी। इससे रात्रि हवाई सेवा सुगम होगा व देवघर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। सांसद के इस पत्र के बाद राज्य सरकार हरकत में आई व 11 जनवरी को सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने देवघर डीसी को एयरपोर्ट की मुआवजा राशि 2.42 करोड़ रुपए की आवंटन की स्वीकृति का पत्र भेज दिया है। प्रधान सचिव ने डीसी को निर्देश दिया कि इस राशि की निकासी देवघर जिला कोषागार से होगी। डीसी को कुल राशि 2.42 करोड़ रुपए का आवंटन आदेश पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब जल्द मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। HEC की स्थिति बेहद खराब, 1500 करोड़ रुपए का हो गया है बकाया। देश का पहला और एकमात्र मृत उद्योग HEC अपनी बदहाली पर रो रहा है। खराब वित्तीय स्थिति के कारण कंपनी पर 1500 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो गया है। प्रबंधन द्वारा बकाये की राशि की जानकारी उद्योग मंत्रालय को दी गई है। पिछले दिनों बिजली विभाग ने बकाया 180 करोड़ का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने को लेकर HEC प्रबंधन को पत्र लिखा है। कहा गया कि बिजली बिल का भुगतान जल्द नहीं करने पर बिजली काट दी जाएगी। वहीं जलापूर्ति विभाग ने भी HEC को बकाया 15 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा कच्चा माल की आपूर्ति करने वाली कंपनी ने भी HEC को पत्र लिखकर बकाया भुगतान करने को कहा है। HEC के अधिकारी ने बताया कि आवासीय परिसर में लगभग 1000 एकड़ जमीन खाली है। इसकी जानकारी प्रबंधन ने मंत्रालय को दी है। यह भी बताया गया कि अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 550 एकड़ जमीन दीर्घकालीन लीज पर देने को लेकर HEC को पत्र लिखा है। अगर HEC इन उपक्रमों को 11.5 करोड़ रुपए प्रति
प्रति एकड़ की दर से जमीन देता है तो एचईसी की आर्थिक परेशानी दूर होगी और कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था हो जाएगी। एचईसी इससे कुछ राशि प्लांटों की जीर्णोद्धार पर भी खर्च करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।